स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 3.12। तो अपनी पीडीएफ में चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांस फंक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें कि हमारा क्या है, क्लोजर लुक एट फंक्शंस। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज होती है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट को अलाउ करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी अलाउ करती है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी एफबी में, जो कि वो हमारा होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो अभी क्या है, हमने फंक्शंस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ रखी है, लेकिन अभी क्या है, अब अभी हम और डेप्थ में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से। तो इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो मैं चाहूँगा कि हम इसको थोड़ी देर बाद पढ़ें। हम डायरेक्ट आते हैं अपने कोड में। मैं यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। तो ये जो भी है हम पहले एक बार करके देख लेते हैं पूरा कोड, और फिर हम देखेंगे कि डेफिनेशन वगैरह क्या है और क्या इसका क्या मतलब है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देखते हैं कि कैसे हमारे काम करते हैं फंक्शंस के अंदर। तो जल्दी से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है से हेलो, और ये लेता है फुल नेम नाम का पैरामीटर, और ये कंसोल में लॉग करवाता है हेलो और फिर डॉलर का साइन, और मैं अपना फुल नेम वाला पैरामीटर ले लेता हूँ, हेलो हाउ आर यू, और इसके साथ में एक स्माइली बना देता हूँ, 1 2 3। चलो 3 बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना दिया, और क्योंकि अब ये फंक्शन है तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ से हेलो, और इसमें पास करवा देता हूँ ब्लेम। अभी हम समझते हैं हमने क्या करा। देखो अब हम जाके देखेंगे तो लिखा आएगा हेलो ब्लेम हाउ आर यू। तो अभी हम समझते हैं कि हमने क्या करा। हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया से हेलो नाम का, जिसमें कि हमने पास कराया फुल नेम नाम का एक पैरामीटर। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या रखा, हमने कंसोल डॉट लॉग करा, जिसमें कि हमने एक टेम्पलेट लिटरल को रखा है, जिसके अंदर क्या लिखा है हेलो, और फिर फुल नेम वाला वेरिएबल जो भी आप इसमें पास करोगे, और हाउ आर यू, और जो जो भी आ गया। ठीक है, फिर हमने उस फंक्शन को कॉल करा, और उसके अंदर हमने अपना क्या करा, आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया। अभी समझते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई पैरामीटर नहीं देते हो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो, तो जो क्या होता है कि जो आपका पैरामीटर होता है, समझने वाली बात को दोबारा, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं ARG और आगे क्रॉस मार देता हूँ, मतलब कि आर्ग्यूमेंट नहीं दिया आपने। तो अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो, तो फंक्शन में जितने भी पैरामीटर हैं वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाते हैं, आपके अनडिफाइंड हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। इसीलिए इसका अभी जो आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा हेलो अनडिफाइंड हाउ आर यू। तो वापस जाके देखते हैं हम लोग। तो अब जाके देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है हेलो अनडिफाइंड हाउ आर यू। तो इसी को हम कहते हैं कि जब हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं होता, या फिर हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको बिना किसी आर्ग्यूमेंट दिए हम कॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, पैरामीटर होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यहाँ से, और वहां पे वो पैरामीटर में उस वैल्यू को कैप्चर कर लेता है, और फिर जहां जहां पे ये लिखा है फुल नेम, वहां वहां पे उसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन अभी क्या है कि हमने क्या करा कि हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, इसलिए जहां पे फुल नेम लिखा है, मतलब जितने भी पैरामीटर होंगे, सिर्फ एक ही बात नहीं हो रही है, जितने भी पैरामीटर होंगे उनकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, फुल नेम, और क्या लिख सकते हैं हम, हेलो ब्लेम हाउ आर यू, जॉब लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बस हेलो ब्लेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरा वाला पैरामीटर। तो अभी आप देखोगे मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है दोनों में से, तो क्या है कि दोनों के दोनों पैरामीटर क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हेलो अनडिफाइंड अनडिफाइंड हाउ आर यू। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं। तो मैं जॉब वाला हटा देता हूँ। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं। तो जो आपका फंक्शन है उसी के पैरामीटर में आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। जैसे कि फुल नेम को मैं दे देता हूँ नोबडी। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो क्या करेगा, जो हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर है वो सेट हो जाएंगे आपके पैरामीटर पे। मतलब कि जहां जहां पे, इसका मतलब है जहां जहां पे आपका ये जो फुल नेम लिखा है वहां वहां पे नोबडी आ जाएगा। अब आप जाके देखोगे तो यहाँ लिखा है हेलो नोबडी हाउ आर यू। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने आर्ग्यूमेंट दिया, जैसे कि मैं दे देता हूँ ब्लेम, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, उस डिफॉल्ट वैल्यू को। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है हेलो ब्लेम हाउ आर यू। तो ये काफी ज्यादा सेफ है हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा, अब मैं कहूंगा, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, हर जगह डिफॉल्ट पैरामीटर दे लो।
अगर आप क्या करोगे, अगर आपका जो आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे रखा है तो और अगर आपने आर्गुमेंट नहीं दिया तो जो आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया है वही आ जाएगा, ठीक है? अगर आपने आर्गुमेंट दे दिया यहाँ से और आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी सेट कर रखा है, तो जो आपका आर्गुमेंट है वो ओवरराइड कर देगा उसको। इसका मतलब कि यहाँ पे ब्लेम आएगा। यहाँ पर मिस्टर नोबडी लिखा नहीं आएगा। तो यही हमारी पूरी कहानी है हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये था कि आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करने चाहिए फंक्शंस में। तो वापस चलते हैं अभी हम लोग अपनी पीडीएफ में और देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं, इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर विल बी अनडिफाइंड। तो हमने अभी इसके बारे में बात करी। अगर आप बिना आर्ग्यूमेंट दिए फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके जो पैरामीटर है वो अनडिफाइंड सेट हो जाएंगे। जैसे कि ये जो देखोगे आप, यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन है ग्रीड टू नाम का, जिसमें कि दो पैरामीटर हैं ए और बी, ठीक है? और हमने क्या करा है, उसे कॉल करा है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। इसीलिए जो यहाँ पे ए और बी होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड सेट हो जाएंगे। अनडिफाइंड ये दोनों सेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है? अब बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में कि डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है हमारा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कैसे काम करता है, जो आपका पैरामीटर होता है आपको वहाँ पे इक्वल टू देके और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो डिफॉल्ट बाय उसको आप दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखोगे ग्रीट नाम का फंक्शन है और यहाँ पे एक मैसेज नाम का हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और उसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू हाई दे दी है। तो अगर आप क्या करोगे, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल करोगे तो वहां पे जो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है वो आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हाई लिखा आ जाएगा। और अगर क्या करोगे आप आर्ग्यूमेंट के साथ करोगे तो जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो वो ओवरराइड कर देगा आपके डिफॉल्ट पैरामीटर को। तो ये इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे हेलो नहीं, यहाँ पे हाई नहीं, यहाँ पे हेलो लिखा आएगा, ठीक है? तो अभी हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन में। तो हमारी छोटी सी डेफिनेशन है। तो इन जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर आर यूज्ड टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर फंक्शन पैरामीटर व्हेन नो वैल्यू और अनडिफाइंड इज पास एज एन आर्गुमेंट, ठीक है? तो यही सेम कहानी है कि अगर आपने अपने जो फंक्शन है उसमें अगर आपने पैरामीटर दिए हैं और आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो तो ये चीज बहुत काम की है कि आप क्या करो, डिफॉल्ट पैरामीटर का आप यूज करो, ठीक है? तो ES6 अलाउ फंक्शन पैरामीटर टू हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। तो जो हमारी ECMA स्क्रिप्ट 6 थी उसमें ये फीचर हमारा आया था, जो हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर वाला है जिसको कि हम अभी पढ़ रहे हैं। When the function is called with no argument or undefined values for those parameter, the default values are used, ठीक है? तो क्या होगा, जब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे अपने फंक्शन को तो डिफॉल्ट वैल्यूज हम यूज करते हैं उस टाइम पे। इफ वैल्यूज आर पास्ड एज आर्ग्यूमेंट द पास्ड वैल्यूज विल बी ओवरराइड विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो इसके बारे में हमने बात करी थी कि अगर आपने डिफॉल्ट पैरामीटर दे रखा है अपने फंक्शन में और अगर आपने आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिया तो जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो वो ओवरराइड कर देगा आपके डिफॉल्ट पैरामीटर को, ठीक है? तो छोटी सी बात थी हमारी डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली पूरी हम बात समझ गए और अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट कोड देख सकें। अब हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो देखते हैं, इसमें छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास। In JavaScript, a higher order function is a function that takes one or more function as argument and or return a function as its result. In other words, a higher order function operates on the other function either by taking them as argument or returning them as values, ठीक है? तो काफी गोलमोल सी ये डेफिनेशन है इसकी और थोड़ा समझना मुश्किल है कि इसका मतलब क्या है, बट जैसे हम कोड देखेंगे हमें कोड में ज्यादा समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे, इफ वन ऑफ देम इज ट्रू इट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन होने के लिए दो क्राइटेरिया है, ठीक है? एक क्राइटेरिया है कि फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट और दूसरा क्राइटेरिया है रिटर्न अ फंक्शन एज रिजल्ट। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने इसमें चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड में और समझते हैं कि हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया ये और एक क्राइटेरिया ये। तो पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है? मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है हमारा, रिटर्न अ फंक्शन एज रिजल्ट। तो अगर क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होगा और अगर दोनों ही ट्रू हो गए तो भी वो होगा, लेकिन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, उस फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है? तो हम वापस चलते हैं अपने पीडीएफ में और अब समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। तो ये जो हमारा ये दूसरा वाला था पॉइंट,
फंक्शन रिटर्न अ फंक्शन एज रिजल्ट। इसके बारे में बात करेंगे कि फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन की कैसे एक फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाते हैं और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिखूंगा से हेलो। और यहाँ पे क्या करा गया है, से हेलो, और फिर उसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो होगा मेरा से हाई। और ये क्या करता है, मेरा कंसोल में लॉक करवाता है ये फंक्शन मेरा हेलो। और अब मैं यहाँ पे आके रिटर्न कर दूंगा इसी फंक्शन को। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक बनाऊंगा कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का फंक्शन जिसमें कि मैं से हेलो को कॉल करूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं लॉक करवा लूंगा रिजल्ट को, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है उसके दो कंडीशंस हैं, या तो फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं कि रिटर्न्स अ फंक्शन एज रिजल्ट। तो सबसे पहले हम पहले ये दूसरी वाली कंडीशन देख रहे हैं कि ये कैसे होता है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन जो है नॉर्मली क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है। नॉर्मली कोई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, किसी वेरिएबल का नाम रिटर्न करता है कोई फंक्शन, या फिर कोई भी चीज आप रिटर्न करवाना चाहो तो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी जब क्या करता है, जब कोई फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर देता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, मतलब कि वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो वो है वो कैसे काम करेगा हमारा कोड। अभी हम इस कोड को समझते हैं। पहले मैं जल्दी से अपनी येलो वाली इंक ले लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया से हेलो नाम का, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है से हाई, और जिसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। और फिर हमने रिटर्न क्या करा, अभी आप यहाँ ध्यान से देखोगे मैंने रिटर्न से हाई लिखा है, सिर्फ से हाई पैरेंथेसिस के साथ नहीं लिखा है। अगर मैं से हाई पैरेंथेसिस के साथ लिखता तो वो फंक्शन वहीं कॉल हो जाता और वो फंक्शन रिटर्न नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या करा है, सिर्फ से हाई लिखा है और पैरेंथेसिस का यूज मैंने नहीं करा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने क्या करा, उस फंक्शन को रिटर्न कर दिया से हाई। तो ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, फिर हमने क्या करा, आगे हमने क्या करा, कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने किस फंक्शन को कॉल कराया, से हेलो को, ठीक है। तो देखो जैसे ही से हेलो वो होगा, कॉल होगा, वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा से हाई, मतलब कि वो इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, इतनी इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। मतलब कि जो मेरा रिजल्ट है उसके अंदर अभी हेलो नहीं आया होगा, उसके अंदर डेफिनेशन आई होगी से हाई की। ये चीज हम जाके कंफर्म कर सकते हैं अपने आउटपुट में। देखो से हाई की मेरे पास डेफिनेशन आई है, जैसे मैंने लिखा से हेलो, उसने क्या करा, वो अपने देखो क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा से हेलो, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये फंक्शन हुआ, इसने पढ़ा, इसने लिखा रिटर्न क्या है, से हाई। तो से हाई क्या है, तो वो गया है इस वाले फंक्शन के पास, मतलब कि इतनी चीज रिटर्न हो रही थी। इसलिए अभी रिजल्ट में क्या है, इतनी चीज है जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखी है यहाँ पे से हाई से लेके। इसलिए उसने क्या है, डेफिनेशन रिटर्न कर दी। तो क्योंकि मेरे पास डेफिनेशन है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट और पैरेंथेसिस, क्योंकि वो अब एक फंक्शन बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन आ चुकी है। तो आप क्या करो, रिजल्ट और पैरेंथेसिस लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप देखोगे तो आपको मिलेगा हेलो, जो कि हम चाहते थे कि जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम करा है। आप देखोगे तो यहाँ पे इस कोड ऑफ ब्लॉक में मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया है, और हमने इसमें क्या करा, डायरेक्टली एक फंक्शन ही रिटर्न करा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, इस हेलो वाले फंक्शन को मैंने कॉल करा यहाँ पे, और जैसे ही मैंने इस फंक्शन को हेलो वाले को कॉल करा, वो क्या करेगा, मुझे इतनी चीज रिटर्न कर देगा। ये जितना मैं ये बना रहा हूँ ये येलो येलो रेड से, इतनी चीज वो मुझे रिटर्न कर देगा। अब क्या है, इस रिजल्ट के अंदर डेफिनेशन आ चुकी है इस चीज की, ठीक है, क्योंकि उसने फंक्शन रिटर्न करा है। तो आपको पता है जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो आप क्या करते हो, उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हो। इसलिए यहाँ पे रिजल्ट और पैरेंथेसिस लगा के उसको मैंने कॉल कर लिया। जैसे ही मैंने उसे कॉल करा तो ये कंसोल वाला जो उसके अंदर था वो चीज यहाँ पे कंसोल में लॉग हो गई, मतलब कि हेलो कंसोल में लॉग हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है। अब इसको हम आर्ग्यूमेंट के साथ देखते हैं। तो इसमें भी वही है कि आप एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर क्या दो, फर्स्ट नेम दो। तो एक्चुअली मैं इसको ही थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी। फर्स्ट नेम, और फिर इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसके अंदर है कि लास्ट नेम। तो इसमें मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम, और इसके अंदर फिर एक टेम्पलेट लिटरल के साथ लिखा है हेलो। यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, फिर आएगा लास्ट नेम, और फिर क्या करा है यहाँ पे रिटर्न कर दिया है उस वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे यही करा आई थिंक मैंने, से हाई को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करा है इसमें आगे, उसको मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। से हेलो में क्या करूँगा मैं, जो मेरा फर्स्ट नेम है उसको करूँगा, जो कि है मेरा ब्लेम। और फिर क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, मैं जो कि दूंगा गेमर, ब्लेम गेमर। तो अभी मेरा आउटपुट आना चाहिए हेलो ब्लेम गेमर, जो कि एकदम ठीक आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। अभी मैंने काफ़ी लिखने के लिए मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी लिख दिया। हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम टू सेम वही है। इसमें बस क्या है, हमने कि आर्ग्यूमेंट्स लिए, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। जो पहला वाला हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर नहीं लिए थे। समझते हैं कि समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा वही, हमने से हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर, जिसका हमने एक पैरामीटर दे रखा है फर्स्ट नेम। फिर उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम है से हाई। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करा है जिसका नाम है लास्ट नेम। और फिर उसके अंदर हमने क्या करा है, एक टेम्पलेट लिटरल पास करा है जिसमें लिखा है हेलो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब कि दोनों के दोनों हम पैरामीटर को यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, हमने रिटर्न करा है से हाई। मतलब अब देखो क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या होता है, जैसे आपने लिखा से हाई तो वो क्या करेगा, डेफिनेशन रिटर्न कर देगा मेरे से हाई की, मतलब कि इतना कोड ऑफ ब्लॉक वापस कर देगा, जितने को अभी अभी मैं मार्क कर रहा हूँ इतना कोड ऑफ ब्लॉक अभी आ जाएगा किसके अंदर, से हाई के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ये किसे रिटर्न करेगा, इस से हेलो को। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक होगा जिसको मैं भी एरो बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आ चुकी है रिजल्ट के अंदर, तो रिजल्ट को आप क्या करो, कॉल कराओ एज अ फंक्शन, ठीक है। तो रिजल्ट और पैरेंथेसिस के साथ उसके अंदर आपने क्या करा, आपने पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। इसीलिए आपको क्या मिलेगा आउटपुट, आपको ये आउटपुट मिलेगा फिर उसके बाद अपने कंसोल में। अभी हम समझते हैं कि ये जो हमारा ब्लेम है और ये गेमर है ये कैसे पास हुआ। सबसे पहले आपने क्या यहाँ पे कॉल करा था, से हेलो और ब्लेम। इसका मतलब कि फर्स्ट नेम के अंदर ब्लेम आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर ब्लेम आ चुका है, ठीक है। फिर आपने इसने करा पूरी डेफिनेशन रिटर्न कर दी। तो उसने जब ये डेफिनेशन रिटर्न करी होगी, ठीक है, मैं इसको दोबारा से मार्क करता हूँ, तो जहां पे फर्स्ट नेम लिखा है वहां पे ब्लेम लिखा होगा, और जहां पे लास्ट नेम लिखा है क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसने उसको अनडिफाइन कर दिया होगा। फिर आपने रिजल्ट को दोबारा कॉल करा, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर क्या है, रिजल्ट के अंदर ये पूरी चीज है, यहाँ की डेफिनेशन। तो आपने फिर क्या करा, आपने गेमर पास कर दिया। अब क्या है, लास्ट नेम में गेमर आएगा। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से हाई की डेफिनेशन है, ये जो ये वाली चीज है इसके अंदर है से हाई की डेफिनेशन। तो अगर आप उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो किस में आएगा, लास्ट नेम में आएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ से पास करा गेमर, तो जो वहां पे उस टाइम पे लास्ट नेम जो कि अनडिफाइंड था वो क्या हो गया, गेमर। इसलिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमें मिलेगा हेलो ब्लेम गेमर। तो इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं वापस यहाँ जाके, देखो यहाँ पे आ गया हेलो ब्लेम गेमर, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा था कि कैसे एक फंक्शन एक और फंक्शन को रिटर्न कर सकता है आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो जब मैंने ये एग्जांपल बनाया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था। जब आप इसको एक दो बार देखोगे ध्यान से और समझोगे कि क्या चीज़ क्या रिटर्न कर रहा है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको पढ़ो दोबारा से, तो आप इसको ऐसे पढ़ो कि देखो से हेलो, अपने माउस से करना इस चीज़ को सिलेक्ट कि से हेलो, ये चीज़ क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इतना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट है उसके अंदर अभी जो मैंने सिलेक्ट करा है वो चीज है, ठीक है। फिर आपने रिटर्न को क्या दे दिया, गेमर। अब गेमर यहाँ पे आ गया तो उसने गेमर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर ब्लेम तो था ही पहले से, और यहाँ पे क्या आ गया, गेमर। तो मेरा आउटपुट आ गया फाइनल ये चीज, जो कि है हेलो ब्लेम गेमर, ठीक है। वापस चलते हैं, दोबारा देखते हैं अपने हमने इस वाले कोड में करा है। तो इस वाले कोड में हमने सेम करा है, हमने एक से हेलो नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने
फर्स्ट नेम नाम का पैरामीटर दिया है, फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया है हेलो नाम का, जिसके अंदर मैंने लास्ट नेम नाम का एक पैरामीटर दिया है, और फिर इस हेलो फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा है, कंसोल डॉट लॉग कराया है दोनों की दोनों पैरामीटर्स को, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर आप देखोगे कि मैंने क्या करा है, मैंने रिटर्न करा है हेलो को, ठीक है, हेलो को रिटर्न करा है, तो इसकी इतनी डेफिनेशन रिटर्न हो जाएगी फिर। और फिर अगर आप आगे आके देखोगे यहाँ पे क्या करा है, से हेलो को मैंने कॉल करा, तो उससे क्या होगा, जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है वहाँ पे ब्लेम आ जाएगा। फिर जैसे ही आपने रिजल्ट को कॉल करा, रिजल्ट में आर्गुमेंट पास करा है गेमर, तो जहाँ जहाँ पे लास्ट नेम लिखा है वहाँ वहाँ पे गेमर पास हो जाएगा, और आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा जो कि है हेलो ब्लेम गेमर, या फिर आप जो भी आर्गुमेंट दोनों के दोनों दे रहे हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। अभी हमने पहला पॉइंट देख लिया, अब हम देखेंगे फंक्शन एज आर्गुमेंट। ठीक है, वापस आते हैं नीचे की तरफ, अब देखेंगे फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, तो जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं सबको हटा देता हूं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है फुल नेम। ठीक है, जिसका नाम है फुल नेम, जिसमें है फर्स्ट नेम और ग्रीट प्लेस। फर्स्ट नेम, ग्रीट प्लेस, और फिर क्या है, ठीक है, एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना। इसको भी मैं यहाँ से उठा के एकदम कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और हम इसकी डायरेक्ट समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एज आर्गुमेंट। अभी हमने कुछ देर पहले क्या क्या पढ़ा था, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि कोई फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करता है, तो वो कैसा होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन का, जो कि है फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट, कि जब आप फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट देते हो, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट में आप एक और फंक्शन पास कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। तो उसी को समझने के लिए हमारे पास ये पूरा कोड है, तो पहले हम अपने कोड में वापस चलते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या करा वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दूसरा वाला कोड ऑफ ब्लॉक समझेंगे। दूसरा वाला कोड ऑफ ब्लॉक आप देखोगे तो उसमें क्या है, आपने एक फंक्शन बनाया है से हेलो नाम का, जिसमें कि आपने फर्स्ट नेम नाम का एक पैरामीटर बनाया है, और फिर आपने रिटर्न क्या करवा दिया, आपने रिटर्न करवा दिया है हेलो, हेलो और फर्स्ट नेम। ठीक है, आपने क्या रिटर्न करा दिया, हेलो और फर्स्ट नेम। फिर आप देखोगे आपने एक दूसरा फंक्शन बनाया, ये आप देखोगे आपने दूसरा एक आपने फंक्शन बनाया है जिसका नाम है फुल नेम। उसके अंदर आपके क्या है, दो पैरामीटर हैं, एक है फर्स्ट नेम, एक है ग्रीट प्लेस। फिर आपने क्या करा है, एक ग्रीट नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया है, और फिर आपने क्या लिखा है, ग्रीट प्लेस, और उसके अंदर लिखा है फर्स्ट नेम। ठीक है, मतलब कि आपने क्या करा है, फंक्शन को कॉल करा दिया। फिर आपने क्या करा है, फिर आपने कंसोल डॉट लॉग ग्रीट करा दिया, मतलब कि ग्रीट के अंदर आपकी जो भी आपकी फंक्शन होगी वो कॉल हो जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको हम समझेंगे हल्के एक एक करके। फिर आपने आखिरी में क्या करा, आप आखिरी में जो आपका फुल नेम नाम का फंक्शन है, आपने उसको कॉल करा है, और आपने उसमें दो चीजें दी हैं। ठीक है, पहला आपने दिया है फर्स्ट नेम मतलब कि ब्लेम, और दूसरा आपने जहां पे आपको ग्रीट प्लेस देना था वहां पे आपने दे दिया से हेलो। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा और इसका मतलब क्या है। इसका हमारा सिंपल सा मतलब है कि आप एक फंक्शन में जो कि फुल नेम है, उसमें आप आर्ग्यूमेंट की जगह एक फंक्शन को भी पास कर सकते हो। जैसे कि हमने जो हमारा फुल नेम नाम का फंक्शन है, उसको जब हमें आर्ग्यूमेंट देने थे, तो हमने क्या करा, एक आर्ग्यूमेंट हमने फंक्शन की तरह भी दे दिया। तो जो आप देखोगे से हेलो है, वो हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा ध्यान से देखोगे तो हमने पैरामीटर का इसका यूज नहीं करा, पैरेंथेसिस का। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करूंगा तो फंक्शन वहीं पर कॉल हो जाएगा, और फिर मेरे आगे की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप किसी फंक्शन को पैरेंथेसिस के साथ लिख रहे हो तो फंक्शन वहीं का वहीं कॉल हो जाएगा। अगर आपको उस फंक्शन को पास करना है या रिटर्न करना है तो आपको उस सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का नाम। ठीक है, तो अभी इसमें समझते हैं इसमें क्या हुआ होगा। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने क्या करा, फुल नेम, ये है हमारा फुल नेम नाम का फंक्शन, उसमें आपने ब्लेम पास करवा दिया फर्स्ट नेम में, तो फर्स्ट नेम के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लेम। मैं यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ, ब्लेम। अब जहां जहां पे फर्स्ट नेम लिखा है वहां वहां पे ब्लेम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एक ग्रीट प्लेस नाम का एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, उसमें आपने क्या करा है, आपने उसमें एक फंक्शन को
कॉल करवा आपने एक फंक्शन दिया, ठीक है, से हेलो। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पे ग्रीट प्लेस लिखा है, ये देखो यहाँ पे ग्रीट प्लेस लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा है से हेलो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा से हेलो, और उसके अंदर आपने फर्स्ट फर्स्ट नेम को पास करवा दिया। मैं इस वाले कोड ऑफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले कोड ऑफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे से हेलो और फर्स्ट नेम जो कि है ब्लेम, ये आपने उसमें पास करा दिया। तो वो क्या करेगा, अब ये तो फंक्शन की डेफिनेशन बन गई, ठीक है, वो उस फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाएगा, से हेलो के पास, से हेलो के पास जाएगा, फर्स्ट नेम उसके पास पहले से है जो कि है ब्लेम, और वो क्या रिटर्न कर देगा, हेलो ब्लेम। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा ग्रीट है, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ दोबारा। अब मेरा जो ग्रीट है उसमें क्या रिटर्न हो चुका है, उसमें एक स्ट्रिंग रिटर्न हो चुकी है जो बोलती है हेलो ब्लेम, ठीक है। और फिर क्या है, उस ग्रीट को आपने लॉग करवा लिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीट है ये लॉग हो जाएगा। तो अभी इसका क्या आउटपुट आया होगा, हेलो ब्लेम, ठीक है। चलते हैं वापस जाके देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हेलो ब्लेम। तो अभी ये स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था, और मैंने इस एग्जाम्पल को मैंने बहुत बार चेंज करा। तो मैंने इसको जितना, मैंने सोचा कि इस एग्जाम्पल को मैं जितना सिंपल बनाऊंगा उतना अच्छा रहेगा। तो एट द एंड आके मैंने इसको इतना कुछ सिंपल बना दिया, ठीक है। अगर आप इसे एक दो बार थोड़ा ध्यान से देखोगे कि क्या प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, तो आप इसको बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार बस आपको दोबारा बता देता हूँ मैंने इसमें क्या करा। देखो उसमें कुछ नहीं करा, इसमें खेल कुछ नहीं है। आपको बस एक फंक्शन पास करना था आर्ग्यूमेंट में, पहला पॉइंट ये था आपका। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, कि आपने जैसे ही से हेलो पास करा, ठीक है, जहां जहां पे ग्रीट प्लेस लिखा है वहां, इसका मतलब है वहां वहां पे से हेलो लिखा है। मतलब कि ये जो ग्रीट प्लेस लिखा है, ये लिखा है से हेलो, और फिर जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया ब्लेम, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे हुआ से हेलो, वो उसकी डेफिनेशन में चले जाएगा, ठीक है। से हेलो की डेफिनेशन में क्या, फर्स्ट नेम उसके पास पहले से था, ब्लेम आ गया, और फिर उसने उसको ग्रीट में उठा के रिटर्न कर दिया। फिर आपने ग्रीट को क्या करा, लॉक करवा लिया। बहुत ही सिंपल सी ये बात है हमारी। तो अभी हम वापस चलते हैं, तो ऐसे करके हमारा ये हो गया, फंक्शन एज आर्गुमेंट भी हमारा खत्म हो गया। तो अभी मैं इस चीज को समराइज करना चाहूंगा पूरे हायर ऑर्डर फंक्शन को, कि इसका क्या मतलब है। तो कोई भी हायर, किसी भी फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन तब कहते हैं जब वो इन दोनों कंडीशनों में से एक काम को फुलफिल करें। या तो वो क्या करें, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट ले लें, या वो क्या करें, रिटर्न अ फंक्शन एज रिजल्ट करें। और इस दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है एक और फंक्शन को, जैसे कि हमने इस वाले में देखा था। और हमें इसमें ध्यान क्या देना है, कि जब भी हम उस फंक्शन को रिटर्न करें, तो हम क्या करें, उस फंक्शन का नाम लिख के करें। नाम लिख के अगर उसका उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे तो फंक्शन वहीं पे कॉल हो जाएगा और रिटर्न नहीं होगा। तो जब भी आपको कोई फंक्शन रिटर्न करना है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन रिटर्न लिखोगे, उस फंक्शन का नाम लिखोगे बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। फिर दूसरा था हमारा क्या, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता था कि आप कोई फंक्शन को कॉल करते थे, और जहां आप नॉर्मली आर्ग्यूमेंट देते थे कोई वेरिएबल वगैरह, उस वेरिएबल की जगह आप क्या करोगे, आपने क्या करा, आपने एक फंक्शन को ही पास करवा दिया एज आर्ग्यूमेंट। इसलिए हम इसे कहते हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। और इसमें देखने वाली बात क्या थी, कि ये जो से हेलो है, जिसकी जगह आप दे रहे हो, मतलब कि इसकी जगह, ग्रीट प्लेस की जगह, वहां पे वो रिप्लेस कर देगा जो भी आप फंक्शन दे रहे हो। और आपने क्या है, उस फंक्शन की डेफिनेशन एक अलग से लिखी है, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन वहां पे कॉल हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था हमारा ये हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो उसको आप कह दोगे हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर दोनों हो जाएंगी तो अच्छी बात है, तो भी आप कह दोगे हायर ऑर्डर फंक्शन। लेकिन इन दोनों में से कम एक तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट क्लास फंक्शन के बारे में। तो इसमें हमारी बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर कंसीडर फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो जो हमारे ये दो टर्म है, फर्स्ट क्लास फंक्शन और फर्स्ट क्लास सिटीजन, दोनों का मतलब सेम है, और इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कहूंगा फर्स्ट क्लास फंक्शन और फर्स्ट क्लास सिटीजन, तो दोनों का मतलब सेम ही है, which mean that they can be treated like any other value in the language, such as number, string, or objects. This allow them to pass as argument to other function, return as value from function, and assign to variable or object properties. ठीक है, ये वाली बात हमारे समझ में आ गई। अब हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट दे रखे हैं। Here are some example of how function can be used as
फर्स्ट क्लास वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल, तो ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जितने भी हमारे फंक्शन एक्सप्रेशन है उनको हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखते ही हैं। तो यहाँ ये वाली बात तो हमने पढ़ रखी है पहले से ही, जो हमारा पहला पॉइंट है। फंक्शन कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द अदर फंक्शन, ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा। फंक्शन कैन बी रिटर्न एज वैल्यू फ्रॉम अदर फंक्शन, ये भी हमने कुछ देर पहले देखा अभी हायर ऑर्डर फंक्शन में दोनों पॉइंट देखे। तो जो आप देख रहे हो, जो हम किसी फंक्शन में एक और फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं, या फिर हम किसी फंक्शन में एक और फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्लास फंक्शन होते हैं, या फिर हम उनको कहें वो हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं, जो कि हमारे फंक्शंस होते हैं। इसीलिए पॉसिबल है हम क्या है, हमारा एक फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न कर सकता है, या फिर हम किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में। तो तीन हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन कहें, या फिर मैंने कहूँ कि हमारे तीन एरे के मेथड जो कि है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। तो देखते हैं ये हमारे क्या करते हैं। तो मैप फिल्टर एंड रिड्यूस आर थ्री पावरफुल एरे मेथड इन जावास्क्रिप्ट दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म एरे। तो एरे को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं मैप, फिल्टर और रेडियस को। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैप मेथड के बारे में। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम इसको पढ़ लेते हैं। मैप मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे बाय ट्रांसफॉर्मिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। इट टेक अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट दैट इज applied to each element of the array and return a new array of the same length where each element is the result of applying the function to the corresponding element of the original array। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये, तो उसको हम समझ गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने कोड में आते हैं और मैं एक एरे बना लेता हूँ। कॉन्स्ट ARR, एक रैंडम सा एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लूंगा 1, 2, 4, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20। सेव कर लेता हूँ उसे। ठीक है, हमारे पास एक ARR नाम का एक एरे है और हम देखेंगे कि हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं मैप मेथड का। तो क्योंकि एक मेथड है, एक नया एरे प्रोड्यूस करेगा, तो मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें कि मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ARR डॉट उस मेथड का नाम। तो आपको पता है पहले भी हम जो हमें मेथड अप्लाई करने होते हैं उसके लिए हम डॉट लगाते हैं किसी भी एरे में, डॉट और मैप। ठीक है, पैरेंथेसिस दे देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन, और इसमें कुछ ऐसा देंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे। अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। ठीक है, इसके जो पैरामीटर होते हैं वो आते हैं एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। और फिर आपको यहाँ पे रिटर्न कराना है जो भी आप रिटर्न कराना चाहते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे हमारे पास हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, एलिमेंट +1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट +1, सेव करते हैं और हम लॉग करवा लेते हैं वैल्यू किसकी, रिजल्ट की। ठीक है, अभी आप जाके देखोगे तो हमारे पास कुछ एक ऐसा एरे आ जाएगा। तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये एरे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि हम ये मैप मेथड कैसे लगाते हैं। तो मैप मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एरे का नाम लिखना है जो कि ARR है। डॉट लगा के, जैसे हम कॉन्केटिनेट लगाते थे, पुश लगाते थे, हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, पुश पढ़ा था, पॉप पढ़ा था, अनशिफ्ट पढ़ा था, बहुत सारे मेथड हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, उनको डॉट करके लगाते थे। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसी है, आपको क्या लिखना है, एरे का नाम लिखना है और डॉट लगा के आपको उसका डॉट लगा के लिखना है मैप। अब ये मैप क्या करता है ना, ये एक फंक्शन लेता है अपने अंदर। ठीक है, एक इसीलिए ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन है, उसके अंदर ही एक और फंक्शन लेता है। ठीक है, ये जो फंक्शन लेता है वो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो क्या करता है, तीन पैरामीटर लेता है, एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करता है, जो आपके एरे के एलिमेंट हैं एक एक करके उठा के उनको एलिमेंट के अंदर रखता जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले वो 1 को उठाएगा, इसको रखेगा, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो 2 को रखेगा, फिर वो 4 को रखेगा, फिर वो 5 को रखेगा।
एक एक करके जो जो आपके एलिमेंट है आपके एरे के अंदर, एक एक करके उनको उठा के यहाँ पे रखता जाएगा। और देखो आप इंडेक्स देखोगे तो वो क्या है, उनका इंडेक्स वहां पे रखेगा। जैसे कि 1 का क्या है 0, 2 का क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3, और ऐसे ही करते करते जो उनके इंडेक्स है और जो एलिमेंट है वो रखता जाएगा। और एरे में क्या है, वो हर बार पूरा का पूरा ये एरे रखेगा। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज लॉक करवा लेता हूँ, मैं एलिमेंट और इंडेक्स और एरे। ठीक है, अब मैं अगर जाके देखूंगा तो आप देखोगे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखो पहला 1, ठीक है, यहाँ पे आया एलिमेंट में 1 आया, और फिर उसका इंडेक्स है 0, और फिर पूरा का पूरा जो एरे है उसने वो यहाँ पे दे दिया मुझे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये पुराना वाले एरे, ये नया वाला एरे नहीं है। मतलब कि वो क्या करता है, यहाँ पे जो तीसरा आप पैरामीटर ले रहे हो उसमें ये पूरा का पूरा वो एरे उठा के रख देता है। एलिमेंट में क्या करता है, वो एक एक करके सारे एलिमेंट रखता है। इंडेक्स में क्या करता है, जो आपका करंट एलिमेंट है उसका वो इंडेक्स बताता है। तो यहाँ पे देखोगे 1 का जो एलिमेंट 1 है उसका जो इंडेक्स है वो 0 है, फिर पूरा का पूरा एरे, फिर है एलिमेंट 2 उसका इंडेक्स है 1, पूरा का पूरा एरे। एक्चुअली मैं एरे वाला हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, और हम सिर्फ इनको देखते हैं। ठीक है, 1 का 0, 2 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4 है, 8 का 5 है, और 9 का 6 है, 10 का 7 है, 12 का 8 है, और 13 का 3 है 9 है, 15 का 10 है, 20 का 11 है। ठीक है, तो ये उनके जो आप नीचे देख रहे हो इंडेक्स है, और जो ऊपर लिखे हैं वो उनका एलिमेंट है। अब वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है कि आप उनको क्या करो, एरे को मैनिपुलेट कर दो। तो मैंने क्या करा, जो मैंने रिटर्न करा है उसको मैंने क्या करा है, उसमें लिखा है मैंने एलिमेंट प्लस 1, मतलब कि जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उसके जितने भी एलिमेंट है उसमें आप एक प्लस कर दो। इसीलिए अगर आप अभी आप आउटपुट देखोगे तो इसलिए अगर आप अभी आप आउटपुट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो ये हमारा आउटपुट है, यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके देखूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, देखो यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 था तो 3 हो गया, यहाँ पे 4 था तो वो 5 हो गया, 6 था तो वो 7 हो गया, 8 था तो वो 9 हो गया, 9 था वो 10 हो गया, जो 10 था वो 11 हो गया, और ऐसे करके क्या हो गया, जितनी भी एलिमेंट है उसमें मैंने +1 कर दिया, और उसने क्या करा, जो एलिमेंट है उसमें वैल्यू +1 कर दी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप यही लिखो एलिमेंट और इंडेक्स और एरे, आप जो भी नॉर्मली लिखते हो, आप जो भी नॉर्मली जैसे हम पैरामीटर के नाम देते हैं आप वो लिख सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी पहला पैरामीटर होगा उसमें क्या होगा, वो एक एक करके एलिमेंट को रखता जाएगा। जो आप दूसरा पैरामीटर दोगे उसमें उनका इंडेक्स होगा, जो तीसरा होगा उसमें वो एरे होगा। ठीक है, आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं इनका भी नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, b, c। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, मेरा a हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट a, यहाँ पे भी a, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। अब अगर मैं सेव करूंगा, अभी आप देखोगे तो अभी भी मेरा सेम आउटपुट है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए। अब क्या होता है ना, जो मेरी ये बी और सी है ना, ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये बस यहाँ पे मैंने दिखाने को करे थे कि हाँ हम इनको इनको भी यूज कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इनको हटा देता हूँ और मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो अभी थोड़ा क्लीन लग रहा है। अब भी ये सेम काम कर रहा है, देखो वही। अभी हम क्या करेंगे, इसी सेम काम को हम क्या करेंगे, जो हमारा वो है, जो हमारा मैप मेथड है उसको हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन से करके देखेंगे। ठीक है, तो एरो फंक्शन से करने के लिए क्या मैं करूंगा, ये मैं हटा देता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन लिखा है जहाँ पे, और ये मैं पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ, और ये जो मेरा रिटर्न है रिटर्न भी हटा देता हूँ क्योंकि एरो फंक्शन में रिटर्न नहीं होता। और इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, और मैं इसको यहाँ कुछ ले आता हूँ, और ये मैं हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो अब भी मेरे को आउटपुट क्या है, मेरा सेम मिलेगा। तो मैंने करा कुछ नहीं, जो मेरा पहले फंक्शन जो मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन था उसको मैंने चेंज कर दिया मेरे एरो फंक्शन से। तो अभी आप देखोगे ये देखने में ज्यादा क्लीन है। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो है ये भी देखने में ज्यादा क्लीन है और समझने में भी ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, समझते हैं हमने इसमें क्या करा। हमने क्या करा, एक एरे था, उसको डॉट लगा के उसमें हमने हमारा हमारे पास, अरे ये हटा नहीं अभी तक, हमारे पास एक ARR नाम का एक एरे था, डॉट मैप नाम का हमने उसमें एक फंक्शन लगाया है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा। अब क्या होता है, जब भी आप मैप फंक्शन लगाते हो या फिर मैप मेथड लगाते हो, तो उसमें जो आप ये पहला वाला देते हो ना, ये क्या होता है, एक एक करके एलिमेंट आते हैं इसके अंदर, और फिर उन एलिमेंट के साथ क्या रिटर्न करना है, ठीक है। उसके साथ क्या करना है आपको, A+1। इसलिए उसने क्या करा, जितने भी आपके एलिमेंट है उनमें +1 कर दिया। अभी आप इसके साथ इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न में क्या करना है, जो आप उसके साथ करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो मेरे रिटर्न हो रहे हैं उनमें कितना हो जाए, उनमें +10 हो जाए। तो अब क्या है, अब वो क्या करेगा, जितने भी आपके एलिमेंट है उनमें +10 कर देगा एक एक करके, ठीक है। तो हमारा जो मैप मेथड है उसका कुछ काम नहीं है, उसका बस ये काम है कि वो एक एक करके उठा के इनमें रखता जाएगा। एक ये उठाएगा पहले, फिर 2 उठा के रखेगा, फिर 4 उठा के रखेगा, फिर 5 उठा के रखेगा इसी के अंदर, फिर 6 उठा के रखेगा, फिर 8 उठा के रखेगा, फिर 9 उठा के रखेगा, और ऐसे करके जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक एक करके उठा के रखेगा। और जो रिटर्न में आपने लिखा है, आपने जो चीज़ रिटर्न में लिखी है उसका वो एक एरे बना के आपको इसमें दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हमारा काम का मेथड है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम काम वही है, यहाँ पे मैंने गलती से फिल्टर लिख दिया है, ये मैप होगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अब हम पढ़ेंगे फिल्टर मेथड के बारे में। अब ये फिल्टर मेथड क्या करता है, ठीक है। तो जो हमारा फिल्टर मेथड होता है, तो मैं ये कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बस ये वाली लाइन हटाऊंगा, इतनी हटाऊंगा बस मैं लाइन। तो जो हमारा फिल्टर मेथड होता है, ये काम करता है कंडीशन के ऊपर। जो हमारा मैप मेथड था वो क्या करता था, सारे के सारे एलिमेंट को उठा के रख देता था। अभी जो हमारा ये फिल्टर मेथड है, ये काम करता है कंडीशन पे। तो उसको आपको, जो आप कंडीशन लिखोगे और जो जो एलिमेंट उस कंडीशन को पास करेगा, सिर्फ वही एरे के अंदर आएगा। हमारे पास बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिल्टर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एरे that contain only the element of an existing array that pass a certain test, ठीक है, certain test या फिर certain condition. It takes a function as an argument that is applied to the each element of the array and return a new array that contain only the element for which the element return true, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप फिल्टर के साथ जो कंडीशन लिखोगे, तो जो जो एलिमेंट वो कंडीशन में ट्रू पाया जाएगा, सिर्फ वही आपको रिटर्न करा जाएगा, मतलब कि एरे के अंदर सिर्फ वही रखा जाएगा। अभी ये समझने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। अभी मैं ये काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों नहीं लिखूंगा, ये लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग में लिखने को बताया था कि उनमें क्या क्या हमारे पैरामीटर होते हैं। वापस आते हैं, पहले लिखेंगे एरे का नाम ARR डॉट, अब कौन सा मेथड लगाना है, हमें लगाना है फिल्टर। तो यहाँ पे लगाया फिल्टर, और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ गया मेरा सेमीकोलन। अब मुझे इसके अंदर एक और फंक्शन लिखना है, ठीक है, फंक्शन, और वो क्या लेता है, वो लेता है एलिमेंट लेता है, वो लेता है एलिमेंट, ठीक है। और फिर वो क्या रिटर्न करता है, अब मैं इसमें कोई कंडीशन रिटर्न कर सकता हूँ, जैसे कि क्या हो, जो मेरा एलिमेंट है, अगर वो, जो मेरा एलिमेंट है अगर वो मॉडुलस है 2 से, ठीक है, मतलब कि 2 का मल्टीपल है, तो ही आप उसको मेरे एरे में रखना। तो ही आप मुझे तो आप क्या करना, उसको मेरे एरे में रखना, ठीक है। अगर आप वापस जाके देखोगे ये एरे बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो समझते हैं कि फिल्टर मेथड क्या करता है। फिल्टर मेथड बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है हमारे मैप मेथड की तरह, ठीक है। मैप मेथड क्या कर रहा था, वो एक एक करके सारे एलिमेंट को उठा के रख रहा था। तो जो हमारा फिल्टर मेथड है वो भी यही काम करता है। पहले क्या करता है, वो एक एक एलिमेंट को उठा के रखता है, फिर वो चेक करता है जो आपने रिटर्न में कंडीशन लिखी है, अगर उसमें आपका एलिमेंट ट्रू होगा तो ही वो आपको रिटर्न करके देगा। जैसे कि 1, तो 1 मॉडुलस 2, क्या 1 मॉडुलस 2 0 के इक्वल होता है, तो नहीं होता है, इसलिए उसने 1 को नहीं रखा। तो ये जो कंडीशन आप देखोगे जो मैंने लिखी है यहाँ पे, एलिमेंट मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि 2 के, जो 2 से एकदम पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि जो आपके एरे में 2 के मल्टीपल हैं सिर्फ वही ट्रू रिटर्न करेंगे, मतलब 2 4 6 8 10 12 और 20। इसलिए आप जो एरे देखोगे आपको यही हमें एरे रिटर्न मिला है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही कहानी होती है, आप जो आपका फंक्शन, आप जो फंक्शन बना रहे हो,
जो उसमें पहला पैरामीटर होगा वो एलिमेंट होगा, दूसरा पैरामीटर होगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा, तीसरा पैरामीटर क्या होगा, वो पूरा का पूरा एरे होगा। तो जो हमारे लास्ट के दो होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया है, इसलिए वो मैंने मैप में लिख के दिखाए थे। सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का होता है जो कि होता है एलिमेंट। ठीक है, एक एक करके वो एलिमेंट उठाएगा, देखेगा कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ट्रू हो रही है तो रिटर्न कर देगा उसमें, वरना वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अपने एरो फंक्शन में। तो एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मुझे फंक्शन का नाम हटाना पड़ता है। ठीक है, और जो मेरा करली ब्रेसेस उठाना, उसे हटाना पड़ता है मुझे, और जो मेरा रिटर्न टाइप है उसको हटा के मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एरो फंक्शन इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, जो कि एक एरो की तरह दिखते हैं। और अब मुझे क्या करना है, हाँ मुझे ये हटाना है, और अब मेरा ये एकदम काम करेगा ठीक से। अब मैं अगर दोबारा जाऊंगा तो देखो मेरा दोबारा वो सेम टू सेम काम कर रहा है। तो मैंने करा कुछ नहीं, जो मेरा मैंने पहले फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा था उसको मैंने, जो मेरा एनोमलस फंक्शन था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मेरे एरो फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अच्छा ये बड़ा वाला फंक्शन है एनोमलस फंक्शन, और यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, तो वही सेम काम करता है ये भी, तो ये भी क्या करता है, सेम काम करता है। इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। फिल्टर मेथड क्या करता है, एक एक करके एलिमेंट रखता है और फिर कंडीशन चेक करता है। देखो मैं जो मार्क लगा रहा हूँ ये कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस एलिमेंट के लिए तो ही वो उसको रिटर्न करेगा आपके इसमें, वरना वो इसमें रिटर्न नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वन लेते हैं, तो इसके लिए वन वन इस कंडीशन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, उसको उस एरे में रिटर्न नहीं करा। अब टू वन वन नहीं लिया, अब टू देखोगे टू इसमें है तो उसमें ट्रू हो गया, इसलिए उसने उसको इसमें रिटर्न कर दिया। ऐसी ऐसी फोर भी ट्रू है। ठीक है, फाइव ट्रू नहीं है, सिक्स ट्रू है। ठीक है, एक एक करके वो क्या करेगा, एलिमेंट को उठा के रखता जाएगा, और जो आप कंडीशन लिख रहे हो अगर वो ट्रू होगी तो ही वो उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा आपके एरे में दोबारा से। छोटा सा था हमारा ये फिल्टर मेथड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारा रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन में। तो जो हमारा रिड्यूस मेथड होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है जैसे कि मैप और फिल्टर थे। और ये क्या करता है, ये जो हमारा एरे होता है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में ले आता है, और जो वो सिंगल वैल्यू होती है वो आपकी सम होती है आपके पूरे एरे की। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एरे बनाऊंगा, बहुत ही छोटा सा एरे बनाऊंगा ताकि मैं उसमें सारे ऑपरेशन करके दिखा सकूँ। ARR, इसमें लेंगे हम 1, 2, 3, 4, एक्चुअली मैं इसको और छोटा बनाता हूँ, 2, 1। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट है वो रिपीट कर सकते हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, तो वापस चलते हैं, अब देखते हैं। तो इसको रिड्यूस मेथड को लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना है, एरे का नाम लिखना है, डॉट लगा के आपको लिखना है अब रिड्यूस। ठीक है, और रिड्यूस में क्या करता है, दो वैल्यू लेता है। फॉर एग्जांपल h1, इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा और वो दो वैल्यू लेगा, h1, h2, और फिर वो रिटर्न कर देगा h1 प्लस h2 को, और फिर हम वैल्यू लॉक करवा लेते हैं अपनी रिजल्ट की। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 आ चुका है, क्या मैंने ठीक लिखा है, हाँ तो मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रिड्यूस मेथड के बारे में। तो रिड्यूस मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई अ फंक्शन टू ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिड्यूस देम टू अ सिंगल वैल्यू, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो पूरा का पूरा एरे है उसको क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि जो उसका सम होगा। ठीक है, इट टेक्स अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट दैट इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एंड अ स्टार्टिंग वैल्यू। The function is applied to the first two element of the array, and the result is used to result and the result is used as the starting value for the first application of the function to the next element in the array, and so on until all the element of the array has been processed। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी चीज है। ये क्या करता है, जो हमारा रिड्यूस मेथड है ये दो वैल्यूज लेता है। ठीक है, जो आपका फंक्शन है उसके अंदर जो आप दो पैरामीटर बनाओगे उसमें क्या करता है, वो एक एक करके वैल्यू को पास करता है। कैसे,
पहले इसे पास करेगा 1 और 2 को। h1 कितना है पहले, एक्चुअली मैं इसको अपने व्हाइट बोर्ड में ले चलता हूँ, वहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एरे को कॉपी करता हूँ, फिर हम समझते हैं कि हमारा रिड्यूस मेथड है ये कैसे काम करता है। ये मेरा एक एरे है, ठीक है, और जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी h1 प्लस h2 की, ठीक है। हम ये रिटर्न करा रहे हैं अपने फंक्शन में। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, h1 होगा वो 1 हो जाएगा, और जो h2 है वो हो जाएगा 2। h1 प्लस h2 मतलब कि 1 प्लस 2, मतलब कि ये आ गया 3, ठीक है। अब क्या होगा, जो h1 है वो 3 ये हो जाएगा जो आपका रिजल्ट आ रहा है, तो h1 हो जाएगा 3, और फिर h2 क्या होगा, नेक्स्ट वाला, ठीक है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 होगा, h3 3 होगा, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है 6, ठीक है। फिर अब क्या हो जाएगा, ये दोबारा आपका h1 हो जाएगा, h1 कितना हो जाएगा 6, और फिर आपका ये वाला एलिमेंट 2, अब h2 कितना हो जाएगा 2, तो 6 प्लस 2, 6 7 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर प्लस 1, तो अभी क्या हो जाएगा h1 प्लस h2, इस बार h2 क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ये 8 है, तो 8 प्लस 1 जो कि है 9। ऐसे करके आपका देखोगे तो आपका ये टोटल जो सम है ये ऐसे करके 9 आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बहुत कंपेयर करवा सकते हैं किससे, जैसे हम लोग लिखते थे सम इक्वल टू सम प्लस ARRY और यहाँ पे इंडेक्स उसका, ठीक है। इस चीज को हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं इससे, ठीक है। ये क्या करता है, बस ये कुछ करता नहीं है, ये आपका क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है। ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा एरो फंक्शन है रेडियस में, ये दो पैरामीटर लेता है, और क्या करता है, एक एक करके इनकी वैल्यू रखता है। पहले इसकी वैल्यू रखेगा, इसकी वैल्यू रखेगा, और फिर इनका सम करके h1 h2 का सम करके h1 में रख देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, चेंज कर देगा वैल्यूज को, जो आपका सम है उसे h1 कर देगा, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसे h2 कर देगा, उनका सम करेगा, फिर दोबारा चेंज कर देगा, इसको h2 कर देगा, और जो पीछे का है उसका सम था उसे h1 कर देगा, फिर इसे ले लेगा, इसे h2 कर देगा, और जो आपका पिछला सम था उसे h1 कर देगा। ऐसे कर करके ये क्या करेगा, जो आपका पूरा का पूरा एरे है उसका जो सम है वो निकाल के रिटर्न करता जाएगा बार बार, और जो आपका आखिरी में है आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा अपने एरे का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, अपने एरे का सम मिल रहा है। तो बहुत ही ये शॉर्टकट तरीका है, और ऐसे करके ये हो गया हमारा रिड्यूस मेथड भी कंप्लीट। तो ऐसे करके हमने अपने तीनों के तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए, और एक बार मैं इन तीनों के तीनों मेथड को थोड़ा समराइज करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इन तीनों के तीनों मेथड को समराइज करना चाहूंगा कि उसमें हमने क्या क्या सीखा या फिर हमने क्या क्या समझा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैप मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो जो मैप मेथड था वो क्या करता था, एक एक एलिमेंट को उठा के बार बार रखता था। इसका मतलब क्या था, अगर मुझे अपनी किसी एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को उठा के कुछ ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैप मेथड का मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, आपकी एक गिवन कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी, ठीक है, आपकी अगर कोई एक गिवन कंडीशन है, अगर वो ट्रू होगी तो ही वो उसको उस एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे में रिटर्न करेगा, वरना उस एलिमेंट को एरे में रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमने पढ़ा था रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा। रिड्यूस क्या करता है कि आपका जो एरे है उसमें क्या करता है, h1 h2 लेता है, या फिर कोई भी स्टार्टिंग की दो वैल्यू लेता है, उनका सम करता है, फिर h1 में रख देता है, और फिर अगला बढ़ाता जाता है, और ऐसे कर करके उस एरे का वो क्या करता है, सम निकाल देता है। तो जब भी आपको क्या करना होगा, अपने एलिमेंट अपने एरे के हर एलिमेंट पे कोई फंक्शन, कोई आपको कुछ काम करना होगा, कुछ काम करना होगा मतलब से कुछ वर्क करना होगा, या कुछ मेथड लगाना होगा, या कुछ आपको कुछ कोड लिखना होगा, तो आप क्या करोगे, मैप का यूज करोगे। अगर आपके पास कोई गिवन कंडीशन है, आपको उस बेसिस पे अपने एरे को मैनिपुलेट करना है, तो फिर आप फिल्टर का यूज करोगे, और अगर आपको उसका सम निकालना है तो आप रिड्यूस का यूज करोगे। एक्चुअली ये थोड़ा मिलते जुलते टर्म है। अगर देखो, मैप का क्या मतलब है कि एक पॉइंट को मैप करना दूसरे मैप से, दूसरे पॉइंट से, ठीक है। वही बात है कि हर एक एरे को उठा के आप दूसरे में रखते हो। फिल्टर का क्या मतलब है, फिल्टर का मतलब होता है कि फिल्टर करना, अपने एरे को फिल्टर करना, मतलब कि आपकी गिवन कंडीशन के आधार पे उसको फिल्टर करना। और रिड्यूस का क्या मतलब है कि बड़े से एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देना, जो कि है उसका सम, ठीक है। तो हमने ये तीनों के तीनों मेथड्स पढ़ लिए, जो कि थे हमारे मैप, फिल्टर और रिड्यूस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और हम मोस्टली इनको क्या करते हैं, हम इनको एरो फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बार बार हमने एलोमनस फंक्शन का यूज करा है,
नॉर्मली हम इनको एरो फंक्शन के साथ यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, एक सिंगल लाइन में लिखें और हमारा कोड एकदम क्लीन दिखे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, IIFE, जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। IIFE स्टैंड फॉर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इट इज अ वे टू डिफाइन एंड इमीडिएटली call a function in a JavaScript. A JavaScript, immediately invoke function expression is a function defined as an expression and execute immediately after creation. The following shows the syntax of defining an immediately invoke function expression. तो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा IIFE होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इनका सिंटेक्स कैसा होता है, आपको दो पैरेंथेसिस देने हैं और जो पहला पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको अपना फंक्शन लिखना है। ठीक है, और दूसरे वाले को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, उसको ऐसे कैसे रहने दोगे, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। ठीक है, तो अपने कोड में वापस आते हैं। हम क्या करेंगे, दो पैरेंथेसिस बनाएंगे, दो पैरेंथेसिस बनाए और जो पहला वाला पैरेंथेसिस है उसके अंदर आप फंक्शन लिखोगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। मैं लिखता हूँ एक फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसमें मैं लॉक करवाता हूँ क्या, वैल्यू को, यू डिड नॉट कॉल मी, आई एम सेल इन्वोक। सेव कर लेते हैं। हाँ, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, यही है ना इसका, दो पैरेंथेसिस देने हैं फंक्शन की बॉडी। कर तो मैं ठीक रहा था, फंक्शन you did not call me, I am self invoke। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने क्या चेंज करा, बट ये दोबारा चलने लग गया है। अभी आप देखोगे, देखो ये देखो अभी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमको उसको क्या करना होता है, उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसके आगे दो पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, फिर जाके उस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट या फिर इन्वोक या फिर कॉल करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपने एक फंक्शन डिफाइन करा और फिर आपको जब उस फंक्शन को यूज करना है तो आप उसको कॉल करते हो। लेकिन जो हमारे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होते हैं उसमें आपको उनको कॉल नहीं करना पड़ता, आपको वहीं पे फंक्शन आप बनाओगे, वो फंक्शन वहीं का वहीं अपने आप ही कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले क्या है, इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, ये दो दो पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। जो पहला वाला पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको अपना फंक्शन लिखना है, जैसे कि मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। मैंने एक क्या करा, यहाँ पे मैंने एक एनोमलस फंक्शन लिख दिया। ठीक है, आप कोई सा भी फंक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे देखोगे एनोमलस फंक्शन लिख रखा है, एरो फंक्शन लिख रखा है और फंक्शन डिक्लेरेशन भी लिख रखा है। तो ये तीनों के तीनों पे काम करता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं। तो इसका फायदा इस प्रकार से है कि जब भी आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए और आपको एग्जीक्यूट ना करना पड़े। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट में कुछ काम हो सकता है जो आप करवाना चाहते हो कि चाहे जैसी स्क्रिप्ट चले वो काम अपने आप हो जाए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप इमिडिएटली इन्वोक फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि अपने आप कॉल हो जाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉल बैक फंक्शन के बारे में। तो ये कॉल बैक फंक्शन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन एंड इज एग्जीक्यूटेड when that function has completed its task. The purpose of a callback function is to allow asynchronous programming and to execute code when a particular event happens। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी चीज है, तो इसको मैं पूरे कोड को उठा के कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। और अभी हम समझते हैं कि हमारे कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। तो उससे पहले कि हम समझे कि हमारे कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे कोड में हो क्या रहा है। तो हमारे कोड में आप देखोगे 3 कोड के ब्लॉक हैं। एक है ऐड नाम का फंक्शन, एक है माइनस नाम का फंक्शन, एक है कैलकुलेट नाम का फंक्शन। ठीक है, जो हमारा ऐड नाम का फंक्शन है वो वो ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है और उनको ऐड करके रिटर्न कर रहा है। और जो माइनस वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, जो आपके 2 पैरामीटर है उनको माइनस करके रिटर्न कर रहा है। और जो हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन यूज कर रहा है और क्या कर रहा है, एक्स कॉमा वाई कर रहा है। इसमें आप देखोगे एक एक्स्ट्रा है ऑपरेशन। और फिर हमने क्या करा, जो हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन था जिसके भी मैं बात कर रहा था, उसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वैल्यू को हमने आर्ग्यूमेंट दिया। हमने क्या दिया, 10 दिया और 45 दिया। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। और फिर जो ऑपरेशन है उसमें मैंने पूरा का पूरा एक फंक्शन पास करा दिया जिसका नाम है ऐड। तो अभी जहां जहां पे ऑपरेशन लिखा होगा वहां पे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो टर्म लिखा है, ये लिखा है ऐड 10,45। तो जैसे ही लिखा है ऐड 10,45, वो क्या करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। वो ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा तो वहां क्या रिटर्न हो रहा है, ए प्लस बी, मतलब कि 10 प्लस 45, मतलब कि 55 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे अपने कंसोल में जाके, अच्छा ये रिटर्न करवा रहा है ना, तो मुझे इसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डालना पड़ेगा और फिर मुझे उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को लॉक करवाना पड़ेगा। तो आप देखोगे 55 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि ये कॉल बैक फंक्शन कैसे है। तो ये कॉल बैक फंक्शन ऐसे है कि सबसे पहले क्या है, कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पास होता है एक आर्ग्यूमेंट की तरह, जैसे कि ये ऐड है। और वो तभी कॉल होता है जब उसका जो आउटर फंक्शन है वो उसे कॉल करने के लिए ट्राई करेगा। जैसे कि क्या है, ऐड पहले कॉल नहीं हो सकता, पहले क्या होगा, कैलकुलेट कॉल होगा। तो जब कैलकुलेट कॉल होगा तभी ऐड कॉल होगा, इसलिए क्या है, ऐड एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि पास होता है एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसका आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि इस केस में क्या है, जो हमारा ऐड फंक्शन है वो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका कॉल फंक्शन अकर होता है। ठीक है, तो वापस जाके अगर हम अपनी पीडीएफ में देखेंगे तो हमें इसमें बता भी रखा है, इन अ जावास्क्रिप्ट अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इज अ फंक्शन दैट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, जो भी हमने करा अभी जो हमारा ऐड मेथड था, टू अनदर फंक्शन। एंड इसका ये मेन पार्ट है। ठीक है, इज एग्जीक्यूटेड व्हेन दैट फंक्शन इज कंप्लीटेड इट्स टास्क। तो जब ये बाहर का फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, जब इस बाहर वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो ही अंदर वाला कॉल होगा, ये इसकी मेन बात है। ठीक है, तो थोड़ा मिलता जुलता है ये हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन से। अब हम बात करेंगे अपने क्लोजर्स और लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में। तो लेक्सिकल स्कोपिंग इज अ वे फॉर जावास्क्रिप्ट टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल based on where it is declared in the code. In other words, it is referred to the visibility and accessibility of a variable within a particular context of code. ठीक है, तो लेक्सिकल स्कोपिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी वेरिएबल जो है आपका, उस वेरिएबल की विजिबिलिटी कहाँ तक है और उस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोड में, जहां उस पर्टिकुलर कोड कॉन्टेक्स्ट में कि जहां पे वो आपने डिक्लेयर करा है, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, जैसे कि इसको इसमें देखते हैं, ये जो हमारा कॉन्स्ट मैसेज नाम का जो आपका वेरिएबल है, वो आपने एक फंक्शन के अंदर आपने उसको बनाया है। तो जो क्या है, ये जो मैसेज नाम का आपका वेरिएबल है, आप इस मैसेज नाम के वेरिएबल को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हो या फिर इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो। ये इसका क्या है, ये है इसका लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, एक थोड़ा हाईफाई टर्म है अपने दो टर्म को यूज करने के लिए, विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक थोड़ा साइंस, थोड़ा एक एडवांस टर्म है जिसे हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। अब हम बात करेंगे क्लोजर्स के बारे में कि क्लोजर्स क्या होते हैं। तो क्लोजर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अ जावास्क्रिप्ट दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन
even after the outer function has returned. When a function is defined inside another function, the inner function forms a closure with the outer function variables. This means that the inner function has access to the outer function variable even after the outer function has completed the execution. बिल्कुल भी एक भी लाइन यहाँ पे समझ में नहीं आई हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें लाइन समझ में नहीं आती है, हम उठाते हैं पूरा का पूरा कोड और फिर हम कोड को समझेंगे कि कोड में क्या हो रहा है। उठाता हूँ कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट। अब इसको सेव करते हैं और पहले समझते हैं कि हमारा कोड क्या हो रहा है। क्लोजर तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम पहले समझेंगे कि हमारा कोड क्या करता है। तो हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है आउटर फंक्शन, जिसके अंदर मैंने क्या करा है, एक मैसेज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। फिर उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम है मेरा एक इनर फंक्शन, ठीक है। और उसमें मैंने इस मैसेज नाम के वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करवा लिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, जो मेरा रिटर्न फंक्शन है उसको मैंने रिटर्न करवा दिया इसमें। मतलब कि अब क्या है मतलब कि ये है कि जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो उसके अंदर क्या डेफिनेशन होगी, उसके अंदर ये डेफिनेशन होगी जो मैं मार्क कर रहा हूँ। इसका मतलब जो क्लोजर नाम का आपने ये वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर जो ये आउटर फंक्शन है इसके अंदर क्या वैल्यू होगी जो मैंने अभी भी बनाई है। इसीलिए यहाँ पे फिर क्लोजर को मैंने कॉल करा है ताकि ये फंक्शन कॉल हो जाए। अगर मैं डायरेक्टली क्लोजर को कॉल नहीं करूँ ना, देखो अगर डायरेक्टली मैं क्लोजर को लॉक करवाऊँ वैल्यूज की, तो मुझे वो डेफिनेशन रिटर्न करेगा, ये वाली देखो, ये डेफिनेशन रिटर्न करेगा मुझे वो। ये देखो डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है मुझे। तो क्योंकि मुझे वो फंक्शन है तो मुझे करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे उसके आगे। और अब अगर देखूंगा तो मुझे मेरा हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। तो अभी ये क्लोजर क्या होता है, तो जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो और उसके अंदर आप एक और फंक्शन बनाते हो, तो जो आपका जो आउटर फंक्शन है उसके जितने भी वेरिएबल हैं उसके रेफरेंस दे दिए जाते हैं आपके जो आपका इनर फंक्शन है, ठीक है। इसलिए ये जो मैसेज है इसीलिए ये एक्सेस कर पा रहा है जो आउटर फंक्शन में है, ठीक है। बस छोटी सी बात यही है क्लोजर की, कि जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो और आप उसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हो, तो जो आप उसका इनर फंक्शन बनाते हो उसके पास एक्सेस होता है आउटर फंक्शन के उसके पास एक्सेस होता है आउटर फंक्शन के वेरिएबल या फिर फंक्शन जो भी आप बना रहे हो। इसलिए जो मैसेज है उसके पास वो है रेफरेंस है हमारे मैसेज नाम के वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ हो नहीं रहा है हमारे कोड में। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे समरी बता रखी है क्लोजर्स के बारे में कि क्लोजर इज व्हेन यू हैव अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन दैट इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू द वेरिएबल एंड स्कोप ऑफ द आउटर फंक्शन। मतलब कि आपने जो अंदर फंक्शन बनाया है ना, ये वाला, ये जो अंदर फंक्शन बनाया है इसके पास एक्सेस होता है इस बाहर के फंक्शन के जितने भी वेरिएबल हैं और उनके स्कोप का, ठीक है, ऑफ द आउटर फंक्शन इवन इफ द आउटर फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूटिंग एंड दोज वेरिएबल आर नो लॉन्गर एक्सेसिबल आउटसाइड दैट फंक्शन, ठीक है। और जो आपका ये जो बाहर वाला फंक्शन है वो पहले ही एग्जीक्यूट होकर खत्म हो चुका है और ये जो अंदर वाला है ये भी एग्जीक्यूट होकर खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसके पास उसके अंदर के पास रेफरेंस रहता है उनके उसका वेरिएबल का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका इनर फंक्शन है ये बना अपनी मेमोरी में, ठीक है, ये मेमोरी में बना और फिर ये क्या खत्म हो गया और फिर आपने क्या करा, दोबारा रिटर्न कर दिया, तो वो क्या होता है, उसके पास एक क्लोजर बन जाता है। किसका क्लोजर बनता है, जो आपका इनर फंक्शन है और जो आपके उसके बाहर के वेरिएबल है ये जो फॉर्म करते हैं इसको हम बोलते हैं क्लोजर्स। जो आपका इनर फंक्शन है और जो आपके आउटर फंक्शन में जितने वेरिएबल हैं उनको मिला के एक क्लोजर बन जाता है, जिसको जिसको हम टर्म बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। तो बहुत ही हमारा शॉर्ट सा समरी थी हमारे बहुत सी हमारी शॉर्ट सी समरी थी हमारे क्लोजर टॉपिक के बारे में।